जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। मोस्ट वेलकम आप सभी का संकल्प सीरीज हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी के लिए। ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, यानी कि भूगोल पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों। तो 4-5 दिन से आपकी लाइव क्लास भी नहीं ले पा रहा हूँ। देखिए, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर कुछ प्रॉब्लम है क्या, तबीयत ठीक है क्या। तो मेरे दोस्तों, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आप सब लोग इतनी केयर करने के लिए। बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस ड्यूटी आगे पीछे होने की वजह से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो ड्यूटी कभी लेट है, कभी दिन में, कभी रात में, तो उसकी वजह से नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन अभी आज से, ठीक है, यानी कि आज से आपकी जो ये ऑफलाइन है, कल नहीं ले पाया था। ऑफलाइन तो डेली आती थी, कल नहीं ले पाया था, तो ये डेली कंटिन्यू रहेगी। और आज से आपकी लाइव क्लास भी 100% के साथ, यानी कि पक्का रहेगी। ठीक है, 100 या 90% पक्का जो आपकी क्लास, पक्का लाइव क्लास आज रहेगी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है। शरद ऋतु के अंदर पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर भारत में आते हैं। कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर से। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, पश्चिमी विक्षोभ भारत में कौन से सागर से उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर से। यह शीत ऋतु के दौरान हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में वर्षा का कारण बनता है। समताप मंडल निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत के बीच स्थित है? समताप जो मंडल है वो अक्षोभ सीमा और समताप सीमा, ठीक है, अक्षोभ सीमा और समताप सीमा के बीच में स्थित है। समताप मंडल अक्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच की परत है। अक्षोभ मंडल सबसे नीचे का मंडल, मध्य मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में समताप मंडल। समताप मंडल का तापमान हमेशा समान रहता है। समताप मंडल की निचली सीमा वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा है कि वायुयान कौन सी परत के अंदर, कौन सी सीमा के अंदर रहते? समताप मंडल के अंदर। ओजोन मंडल 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। ओजोन मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत का सही क्रम क्या है? यानी कि वायुमंडल के अंदर जो गैसें हैं, हरियाणा सिटी में बहुत बार पूछा गया है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो यहाँ पर सही क्रम बताया गया है। सबसे ज्यादा मात्रा में बात की जाए तो कौन सी गैस पाई जाती है मेरे दोस्तों? सबसे ज्यादा मात्रा में N2 यानी कि नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल के अंदर। उसके बाद ऑक्सीजन आती है, उसके बाद आर्गन आती है और उसके बाद CO2 आती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आती है। ये 17 पाया जाता है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट रहेगा। ठीक है, मात्रा की अगर बात की जाए, वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन है 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। सीधे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, आर्गन कितने, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है। सामान्यतः जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा पर क्या प्रभाव होता है? तो वर्षा जो है निरंतर घटती हुई चली जाती है जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आप बढ़ोगे। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में पूरे वर्ष भारी बारिश होती है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में सवनीय वर्षा होती है। यहाँ लगातार उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता रहती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, बहुत बार पूछा गया है। सूर्य की रोशनी बढ़ने से वाष्पीकरण और संघनन की दर बढ़ जाती है। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्या हो जाती? बारिश कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी परत सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल वह स्थान है जहां बादल, बारिश, तूफान सहित सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इस परत की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। अक्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होती जाती है तथा प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर औसत तापमान 8 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जैसे जैसे 165 मीटर ऊपर बढ़ते जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती जाती है।
भूमि पर गिरने वाले जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों के साथ साथ अन्य स्थानों से वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में लौटता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 59%। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% जो भाग है वो महासागर एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग यानी कि 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। पृथ्वी पर स्थित कुल जल का 97.5% जल महासागर में है जो कि लवणीय जल है। कुल जल का 2.5% भाग स्वच्छ और मीठा जल है। विश्व के कुल जल संसाधनों में भारत का जो अंश है यानी कि भारत का जो योगदान है वो कितना है? 4% है। सूर्य पर काले धब्बों को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन रहेगा सूर्य के धब्बे कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सूर्य पर देखने वाले काले धब्बों को सनस्पॉट कहते हैं। ये धब्बे सूर्य की सतह पर होते हैं और काले दिखाई देते हैं। सनस्पॉट सूर्य के फोटोस्फीयर क्षेत्र में होते हैं। फोटोस्फीयर सूर्य की दृश्यमान सतह है यानी कि जिसको आप देख सकते हैं। सनस्पॉट तीव्र चुंबकीय गतिविधि वाले क्षेत्रों में बनते हैं। सनस्पॉट से निकलने वाली ऊर्जा से सौर ज्वालाएं और सौर हवाएं बनती हैं। सनस्पॉट पृथ्वी के जो मैग्नेटोस्फीयर है उसमें भूचुंबकीय तूफान पैदा कर सकते हैं। सनस्पॉट को एज स्पॉट या लीवर स्पॉट भी कहा जाता है। सनस्पॉट को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसून के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत के तटीय क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में सबसे कम अंतर होता है। भारत के पश्चिमी तट, पूर्वी तट और दक्षिण भारतीय अक्षेत्र पर समुद्रीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है। उत्तरी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्वी भारत पर समुद्रीय जलवायु का प्रभाव कम होता है। नेक्स्ट है, इनमें से आपको बताना कि सही कथन कौन सा है। अब की बार आपसे बहुत क्वेश्चन अब की बार ऐसे पूछे गए थे, तो सही कथन बताना कौन सा। गंगा के मैदानी इलाकों की जो जलवायु है वो वर्ष भर बोला गया स्थिर रहती है। ठीक है, तो ये तो गलत है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये तो गलत दिया गया इसके अंदर। सही पूछा है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच तापमान का अंतर काफी कम होता है। ये बात सही है। उत्तरी हिमालय क्षेत्र की जलवायु बहुत गर्म और आर्द्र होती है। ये गलत है। थार के मरुस्थल में ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच तापमान का अंतर काफी कम होता है। भाई बहुत ज्यादा होता है। गर्मी में ज्यादा गर्म है, ठंडी में ज्यादा ठंडा रहता है मरुस्थल। ये तो गलत है। ठीक है, और गंगा के मैदानी इलाकों की जलवायु वर्ष भर स्थिर नहीं रहती, ये भी गलत है। ठीक है, तो केवल बी ऑप्शन इसके अंदर सही है। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण में गर्म हवा क्या होती? ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे जाती है। पृथ्वी के घूमने की वजह से भी पवन प्रकोष्ठ बनते हैं। पृथ्वी के हर गोलार्ध में 3 पवन प्रकोष्ठ होते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर अक्षोभ सीमा पर वायु का तापमान कितना होता है? वायु का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस होता है। भूमध्य रेखा के ऊपर अक्षोभ सीमा पर वायुमंडल का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस होता है। जेट धारा पूर्व की ओर बहने वाली तेज हवाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। अक्षोभ मंडल 13 किलोमीटर यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर 18 किलोमीटर, ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर की औसत ऊंचाई के साथ वायुमंडल की सबसे निचली परत अक्षोभ मंडल होती है। भारत में कौन से महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है? वो अक्टूबर और नवंबर में ज्यादा चक्रवात की जो तीव्रता वो ज्यादा होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। अगर डिटेल के अंदर जाने, भारत में अक्टूबर नवंबर महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जापान, चीन आदि देशों में इन चक्रवातों को टाइफून कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में इन चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में अधिकतर मई महीने में आते हैं और इनकी तीव्रता अक्टूबर नवंबर में अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्तों, मोजावे रेगिस्तान जो है उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है।
मोजावे रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है। अगर आपसे पूछा जाए कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, ये चिली देश के अंदर है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और पेटागोनिया जो है वो अर्जेंटीना और चिली के अंदर है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया। कालाहारी मरुस्थल नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये पूछे गए हैं कि बताइए कि गोबी मरुस्थल किन देशों के बीच में, चीन और मंगोलिया, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल से, ठीक है, आपको सब याद करने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों या महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान पूछा गया कि कहां पर है। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका के अंदर है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल मिस्र, चाड, अल्जीरिया, मोरक्को, माली, सूडान, लीबिया, नाइजर आदि देशों में फैला हुआ है। इस मरुस्थल के पूर्व उत्तर दिशा में हरमट्टन हवा चलती है। गिन्नी के तटीय क्षेत्रों में से डॉक्टर वायु के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल घाटी के रूप में जाना जाता है। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीति घाटी। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश के पूर्वोत्तरी हिस्से में स्थित है। यह ग्रेटर हिमालय पर्वतमाला के वर्षा छाया क्षेत्र में है। स्पीति घाटी लाहौल और स्पीति जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ पर ताबो मठ स्थित है। स्पीति घाटी में स्पीति नदी बहती है। नुब्रा घाटी सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। सांगला घाटी को बास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है। अराकान और शान किससे मान्यता प्राप्त मानव जातीय समूह है। दो मानव जातीय समूह है, अराकान और शान, ठीक है। और किससे मान्यता प्राप्त हो, म्यांमार। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। अराकान पर्वत जिसे राखिन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, राखिन राज्य के तट और मध्य म्यांमार के बेसिन के बीच पश्चिमी म्यांमार में एक पर्वत श्रृंखला है जिसमें इरावदी नदी बहती है। अराकान योमा भारत और म्यांमार की सीमा निर्धारित करने वाली एक पर्वत श्रेणी है। इसकी सर्वोच्च चोटी विक्टोरिया शिखर 10,018 फीट है। यह पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मिजोरम और म्यांमार के माध्यम से चाप बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपसे पूछा गया इनमें से ए और बी में से कौन सा कथन इसके अंदर सही है। बात की जाए भारतीय रेगिस्तानी अरावली पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह रेत के टीलों से ढका एक लहरदार रेतीला मैदान है। ये तो गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन तो इसके अंदर गलत है मेरे दोस्तों। इस क्षेत्र में कम वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु पाई जाती है और बरसात के मौसम में जल धाराएं दिखाई देती हैं। किसमें, भारतीय रेगिस्तान अरावली पर्वतमाला में। ये बात सही है। तो केवल कौन सा कथन सही है, केवल बी कथन सही है। तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डिटेल के अंदर जानेंगे। थार मरुस्थल उत्तर पश्चिमी भारत के राजस्थान राज्य में और पूर्वी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में विस्तृत है। थार मरुस्थल बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है जो प्रति वर्ष 150 किलोमीटर से कम है। यह एक लहरदार रेतीला मैदान है जिसमें अनउपजाऊ मिट्टी है। इस मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लोनी नदी है। इस क्षेत्र में कैक्टस, नीम, खेजड़ी, अकेसिया, नीलोटिका जैसे जड़ी बूटी के पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। बहुत बार पूछा गया है। अन्नाईमुड़ी चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर फैली है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों तक फैला हुआ है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, आपसे ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि पश्चिमी घाट कौन से राज्य में नहीं फैला हुआ है, और 4 ऑप्शन दिए थे उनमें से। तो इनमें से मिलेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों तक फैला हुआ है। एक ऑप्शन मिलेगा ऐसा राज्य जो नहीं फैला हुआ है, तो आपको आंसर देना है। 2637 मीटर की ऊंचाई पर नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डोडा बेटा है। महेंद्रगिरी 1501 मीटर पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है जो ओडिशा राज्य के गजपति जिले के रायगढ़ उपखंड में स्थित है। शिवालिक पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का भाग है। शिवालिक पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला का भाग है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
शिवालिक पर्वत हिमालय की बाहरी पर्वतमाला है। इसे बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में फैली हुई है। शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। शिवालिक का विस्तार पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर असम के दिहांग तक है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच समतल संरचनात्मक घाटियां हैं, जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में दवार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक पर्वत सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। शिवालिक पर्वत के शिखरों की औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। घाटी के विपरीत किनारों पर समतल होने वाली वेदिकाओं को कौन सी वेदिकाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, युग्मित। युग्मित वेदिकाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है। जब कभी प्रौढ़ अवस्था की नदी का पुनरुत्थान हो जाता है तो वह अपनी घाटी को पुनः गहरा काटने का कार्य करने लगती है। ऐसी दशा में पूर्व निर्मित बाढ़ के मैदान नदी के तल से बहुत ऊंचे हो जाते हैं, जिसे नदी घाटी के दोनों ओर चौड़ी व ऊंची वेदिकाओं के समान प्रतीत होने लगते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपर्दित सतल रूप है, जो नदी द्वारा निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपर्दन से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है, मेघालय की जो गारो पहाड़ियों में किस स्थान पर एक दिन में राजस्थान के जैसलमेर में 10 वर्षों की वर्षा के बराबर वर्षा हो सकती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तुरा। मेघालय की जो गारो पहाड़ियां हैं उसमें तुरा नामक स्थान है। वहां पर एक दिन में राजस्थान के जैसलमेर में 10 वर्षों में जितनी वर्षा होती है, वहां पर एक दिन में इतनी वर्षा हो जाती है। ठीक है, मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक दिन में इतनी बारिश हो सकती है, जो राजस्थान के जैसलमेर में 10 सालों में होती है। मेघालय के पूर्वी खासी हिल जिले में स्थित मोसिनराम में सालाना औसतन मिलीमीटर बारिश 11,872 मिलीलीटर बारिश होती है। मोसिनराम को बादलों की भूमि भी कहा जाता है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में चेरापूंजी भी एक प्रसिद्ध आर्द्र स्थान है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह स्थान और सबसे ज्यादा मोसिनराम है। भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? बहुत बार पूछा गया है, 600 मीटर है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पूर्वी घाट उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट की चौड़ाई उत्तर में 200 किलोमीटर, दक्षिण में 100 किलोमीटर है। पूर्वी घाट में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी आदि नदियां बहती हैं। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां जवादी, पलकोंडा, नालाम्मा और शिवराय, मालिया पहाड़ियां, वेलिकोंडा आदि हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? बहुत बार पूछा गया है, काराकोरम रेंज में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? K2। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा भाई। ठीक है, K2 या जिसको माउंट गोडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, 8,611 मीटर दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान तथा चीन देश की सीमाओं तक फैली हुई है। नंदा देवी की जो ऊंचाई है 7,817 मीटर है। त्रिशूल की ऊंचाई 7,120 मीटर। चोटियां उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां नंदा देवी और त्रिशूल। कामेट पर्वत शिखर उत्तराखंड के चमोली जिले में है। इसकी ऊंचाई 7,656 मीटर है। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चाय और कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह तमिलनाडु का एक प्रमुख स्थल है। नीलगिरी पर्वत चाय, कॉफी तथा नीलगिरी तेल के लिए जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत में कई पर्वतीय स्थल हैं, जिनमें ऊटी, मुद्दुमलाई तथा कुनूर आदि शामिल हैं। नेक्स्ट है, विशाल भारतीय मरुस्थल यानी कि थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। लूनी एवं साबरमती जैसी प्रमुख नदियां अरावली पर्वत से निकलती हैं। अरावली पर्वतमाला दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। शिवालिक पहाड़ी श्रृंखला हिमालय की एक उप श्रृंखला है, जो भारत, नेपाल तथा भूटान में स्थित है।
शिवालिक पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है जो 2400 किलोमीटर लंबी तथा 5 से 100 किलोमीटर चौड़ी है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। दिनोदर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के अंदर स्थित है। दिनोदर की पहाड़ियां गुजरात के कच्छ जिले में स्थित हैं। इन पहाड़ियों पर एक तीर्थ स्थल है जिसे दिनोदर मंदिर के नाम से जाना जाता है। देखिए बहुत बार पूछा गया है पर्वत या पहाड़ियां, बालाघाट पर्वत, हरिश्चंद्र, सतमाला, कलसुबाई, ये कहाँ पर है सभी? ये महाराष्ट्र के अंदर है। माउंट डियावोलो, सैडल पीक, बहुत बार पूछा गया सैडल पीक कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में है। माउंट थुइलर, ग्रेट निकोबार, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। संदकफू चोटी दार्जिलिंग के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? राइट ऑप्शन रहेगा पार्श्वनाथ शिखर, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पार्श्वनाथ इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। पार्श्वनाथ पहाड़ी का नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर पड़ा है। पार्श्वनाथ पहाड़ी जैनों के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। जैन समुदाय के लोग इसे समेध शिखर कहते हैं। देखिए बहुत बार, अब की बार भी आपसे पूछा गया था जूनागढ़ का, शायद जूनागढ़ का अब की बार आपसे शैली पूछी गई थी। ठीक है, कौन सी शैली के ऊपर निर्मित है? जूनागढ़ नामक स्थान है, गुजरात के अंदर है। ये गिरनार पहाड़ी कहाँ पर है? जूनागढ़ गुजरात के अंदर है। इडुक्की केरल यानी कि अन्नाईमुड़ी पहाड़ी कहाँ पर है? इडुक्की केरल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, तो देखिए पूर्वी अफ्रीकी जो पठार है यह अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार है। यह युगांडा, तंजानिया और केन्या देश के अंदर विस्तृत है। दक्कन का पठार, इस पठार का विस्तार भारत के 8 राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर दक्कन का पठार फैला हुआ है। बहुत बार पूछा गया दक्कन का पठार भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो 8 राज्यों में फैला हुआ है। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमालय प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है? राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रोहतांग दर्रा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से लेह मनाली हाईवे गुजरता है। ठीक है, बनिहाल दर्रा कहां पर है? ये पीर पंजाल श्रेणी के अंदर आता है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। लिपुलेख दर्रा भारत व तिब्बत यानी कि चीन की सीमा पर है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा? लिपुलेख दर्रा। भाई याद करने, दर्रे से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत का पूर्वी तट कहां पर स्थित है? भारत का पूर्वी तट ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। भारत का पूर्वी तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। पूर्वी घाट ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का मुहाना बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका में स्थित किलीमंजारो का नाम है, किसका नाम है किलीमंजारो? जो अफ्रीका के अंदर है वो एक ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। माउंट किलीमंजारो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 5895 मीटर। इस पर्वत पर 3 ज्वालामुखी है, किबो, सिरा और मावेजी। इन तीनों ज्वालामुखी शंकुओं में से किबो ज्वालामुखी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। किलीमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूछा गया कि इसके अंदर कौन सा कथन सही है? गोदावरी नदी हरियाणा राज्य से होकर गुजरती है, ये तो गलत है मेरे दोस्तों। गोदावरी नदी हरियाणा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कहां से होता है इसका? तो भाई महाराष्ट्र के नासिक से उद्गम होता है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, ये गलत है। महानदी महानदी जो नदी है वो केवल छत्तीसगढ़ राज्य से होकर बहती है, तो ये भी गलत है मेरे दोस्तों। ठीक है,
महानदी नदी छत्तीसगढ़ राज्य से होकर नहीं बहती, ये भी इसके अंदर क्या दिया गया, गलत दिया गया है। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, ये बिल्कुल सही है। सोन नदी का उद्गम पंजाब से होता है, सोन नदी का उद्गम तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ी से होता है, ये भी मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, गलत दिया गया है, ठीक है। और गंगा की सहायक नदी है, तो सी तो ऑप्शन आपका इसके अंदर सही है, बाकी इसके अंदर जो ऑप्शन है वो गलत दिए गए हैं, ठीक है। तो डिटेल के अंदर जानेंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की सहायक जो नदी है, गंगा नदी की सहायक जो नदी है वो किमी, रामगंगा, गोमती, गागरा, गंडक, कोसी और महानंदा। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सोन नदी गंगा नदी की प्रमुख दक्षिणी सहायक नदियों में से एक है। सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले की त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर है। इस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि दक्षिणी गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। कटखल, जीरी, चीरी, मोधुरा, लोंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बराक। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बराक नदी नागालैंड, मणिपुर, असम और बांग्लादेश से होकर बहती है। जीरी, मधुरा, सोनाई, कटखल, ठीक है, लोगई, सिंगला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तिपाई मुख बांध मणिपुर में बराक नदी पर प्रस्तावित भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादित मुद्दा है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से होता है। इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी, मालवा का पठार, इंदौर मध्य प्रदेश के निकट से होता है। चंबल नदी उत्खात भूमि बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मक्कू, तुईवई, सोनाई और रुकनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये भी बराक नदी की सहायक नदियां हैं। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो अभी तो बताया आपको, ठीक है। तो पेनार जो नदी है वो कर्नाटक के नंदी पर्वतमाला की चेन्ना केसो पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 597 किलोमीटर तक बहती है, ठीक है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां पेनार नदी की जयमंगल, कुंदर, सागीलेरू, चित्रावती, पापागन्नी और चेरू आदि इनकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा में शामिल होने वाली प्रमुख सहायक नदियां घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना और मूसी है। कावेरी नदी को उद्गम जो है वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। देखिए दो क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन के अंदर। दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिणी गंगा, ठीक है। बल्कि अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी आ जाएगा। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हेमावती, भवानी, लोका पावनी, सिमसा और अर्कावती आदि हैं। यमुना नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होता है? इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज से आपकी सभी क्लासेस लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कराया जाएगा। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।